नमस्ते भाई लोग। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा नगरी कोटा के बारे में। देखो भाई जरा सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, कोटा को पढ़ने से पहले आप क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। ठीक है भाई। देखो देखिए, अगर आपने शेयर कर दिया है क्लास को तो देखो, फिर इधर नहीं किया है तो भी देखो आप। ठीक है। देखो देखिए, बात करते हैं पहले डायरेक्शन की। आपको पता है ये राजस्थान की पूर्व दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोटा बसा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना क्या बसा हुआ है, कोटा। ठीक है। तो अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो यह राजस्थान के पूरी, ठीक भाई, पूर्व दक्षिण में बसा एक जिला है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, इधर तो पूर्व हो गया और इधर दक्षिण हो गया, तो ये पूर्व दक्षिण दक्षिण में बसा एक जिला है। तो ये तो भाई इसकी डायरेक्शन की बात हुई। अब देखो इसी कोटा के बारे में अगर बात करें हम, तो आप लोग देखो यहाँ पे सीमा रेखा की बात करें तो ये भाई मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा रेखा बनाता है। देख पा रहे हो आप, देखो यहाँ पे भी मध्य प्रदेश आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई, मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक भाई। तो ये दोनों ओर से मध्य प्रदेश से के साथ क्या बनाता है भाई, सीमा रेखा बनाता है। पहले बात तो ये है, मध्य प्रदेश के साथ दोनों ओर से सीमा रेखा बनाता है। यहाँ पे भी आपके सामने एमपी आएगा और यहाँ पे भी भाई एमपी आएगा। ठीक है। तो पहली तो बात है ये बहिवर्ती जिला है, बहिवर्ती जिला है, तभी तो ये किसी राज्य के साथ सीमा रेखा बना रहा है। दूसरी बात करें जिलों के साथ, किस किस जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है ये राजस्थान के, तो अब बात करें इसके, देखो अपने संभाग की, कोटा है, कोटा संभाग के अंदर आता है, खुद एक संभाग है। देखो देखिए जिलों की बात करें तो ये बूंदी के साथ, बारां के साथ और झालावाड़ के साथ। इसका मतलब है अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। दूसरी बात करेंगे, आपको पता है ये क्या है, चित्तौड़गढ़ है। आपको पता है ये क्या है, चित्तौड़गढ़ है। तो ये चित्तौड़गढ़ के साथ भी क्या बनाता है भाई, सीमा रेखा बनाता है। देखो ये चित्तौड़गढ़ के साथ भी ठीक है भाई। हाँ, तो आपने देखा है ये 3 जिले तो कोटा संभाग के हो गए और एक चित्तौड़गढ़ जिला हो गया। तो ये 4 जिलों के साथ और एक मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक क्या है भाई, जिला है, जो राजस्थान के पूर्वी दक्षिण में बसा एक जिला है। ठीक है भाई। देखो देखिए आगे बढ़े, फिर आगे बात करें इसकी तहसीलों के बारे में, तो भाई इसके अंदर 7 तहसीलें हैं। ठीक भाई। एक तो है भाई लाडपुरा, लाडपुरा होगी, दिगोद होगी, पीपलादा होगी। ठीक भाई, पीपलदा होगी भाई, और ये सांगोद होगी, कनवास होगी, चेचर होगी और रामगंज मंडी होगी। तो ये आपके सामने 7 तहसीलों वाला एक क्या है, जिला है कोटा। अगर बात करें विधानसभा सीटों के बारे में, तो एक तो भाई एक कोटा उत्तर दक्षिण है। ठीक भाई, कोटा उत्तर है, एक कोटा दक्षिण है। 2 विधानसभा सीटें तो कोटा के अंदर ही होगी, एक है पीपलदा, एक है सांगोद, एक है लाडपुरा और एक है रामगंज मंडी। तो आपके सामने 6 विधानसभा सीटों वाला एक क्या है, जिला है, जिसमें 7 तहसील है और 6 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है भाई। भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, देखो पहले हम कोटा का जिला दर्शन देख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है भाई। देखो जरा बात करते हैं कोटा के बारे में, तो आप लोग देखो इधर, पहले कोटा के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये नामकरण, इसका नामकरण कोट या भील के नाम पर कोटा का नामकरण पड़ा था, नाम पड़ा था, कोट या भील था। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। कोट या भील के नाम पर कोटा का नामकरण होता है। राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, सर्वाधिक, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो वह है कोटा। यहाँ पे वर्धमान वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे ये इंपोर्टेंट है, यहाँ पे सावन भादो नहर परियोजना है। और कोटा के अंदर आपको पता है ब्लू पोर्ट्री तो जयपुर की फेमस है, लेकिन कोटा की ब्लैक पोर्ट्री है। ठीक भाई। दशहरा मेला के लिए ये प्रसिद्ध है कोटा।
हाँ, हैंगिंग ब्रिज जो चंबल नदी पे, आपको पता है कोटा के अंदर चंबल नदी बहती है, तो चंबल नदी के ऊपर हैंगिंग ब्रिज बना है। यहाँ पे पहला एग्रो फूड पार्क यहाँ पर स्थित है। राज्य का पहला एग्रो फूड पार्क यहाँ पे स्थित है और सोयाबीन शोध संस्थान यहाँ पे स्थापित है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोटा को ब्लैक पोट्री है, कोटा की ब्लैक पोट्री है, ठीक भाई। और आपको ये ध्यान रखना है हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पे बना हुआ है। दूसरा बात ये आपको ध्यान रखना है, ये राज्य का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है कोटा। ये भाई हमने कोटा के बारे में बात की है। देखो एक कोटा का एक क्षेत्र है दरा, इसके बारे में बात करें अगर, तो यहाँ पे आपको पहले बात तो है, यहाँ पे दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक भाई। जो हीरामन तोता के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना, हीरामन तोता के लिए कौन सा दर्रा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कोटा के अंदर है। अबली मीणा, देखो अबली मीणी का यहाँ पे क्या है, महल भी स्थित है। बात करेंगे यह दरा के अंदर, यह मुकुंदरा गांव रामगंज मंडी तहसील है, कोटा में स्थित है। देखो देखिए ये दरा, इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। आगे बस में, इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल, देखो हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं, लेकिन राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, ठीक भाई। हाँ, किसको कहते हैं हम, अबली मीणी का जो महल है इसको हम हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। आपको बताइए हाड़ौती क्षेत्र आ जाता है। हाँ, राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, ठीक है। देखो बात करते हैं कैथून के बारे में। कोटा का कैथून है, यहाँ पे मसूरिया एवं कोटा डोरिया साड़ी यहाँ की प्रसिद्ध है। देखो यहाँ की जो कोटा की जो साड़ी है कैथून की, तो कैथून के अंदर जो मसूरिया और कोटा डोरिया की जो साड़ी है यहाँ की प्रसिद्ध है। भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर यहाँ पे स्थित है। विभीषण का मंदिर आप देखोगे तो यहाँ पे कोटा के अंदर मिलेगा, ठीक भाई। भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर यहाँ पर स्थित है कैथून के अंदर। बात करते हैं लाडपुरा के बारे में, बात करें तो ये राज्य की सर्वाधिक साक्षर तहसील है। देखो आपको पता है ये कोटा है, सर्वाधिक साक्षर वाला क्या है, जिला है। तो जिले के अंदर भी देखें तो इसमें साक्षर कौन है, सर्वाधिक, भाई ये शिक्षा की नगरी है ना भाई कोटा, तो ठीक है। तो ये जो तहसील है इसकी लाडपुरा जो तहसील है ये सर्वाधिक साक्षर वाली तहसील है। बात करें सांगोद के बारे में, तहसील के बारे में, यहाँ पे नहान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कौन से उत्सव के लिए, नहान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जो बिना रंग, बिना पानी और बिना गुलाल का उत्सव है, ठीक भाई। न तो इसमें पानी का यूज किया जाता है, न रंग का, न ही किसी गुलाल का यूज किया जाता है, ठीक भाई। बात करते हैं मोडक के बारे में अगर बात करें तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है भाई। चूना का जो चूना पत्थर है उसके लिए मोडक प्रसिद्ध है। मंगलम सीमेंट का कारखाना, आपने देखा होगा मंगलम सीमेंट, तो उसका कारखाना मोडक के अंदर भी स्थित है, ठीक है भाई। देखिए तो भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। चिंता करने की कोई आपत्ति नहीं है आपको, ठीक भाई। बात करते हैं नॉर्मल इनका परिचय देखे कोटा के बारे में। तो आपको पता है 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण से पूर्व, देखो जब एकीकरण होता है, ठीक भाई, एकीकरण का द्वितीय चरण है, उससे पहले की बात करें तो ये कोटा शामिल कर कोटा को राजधानी बनाया था, ठीक भाई। हाँ, कोटा को क्या बनवाया था, राजधानी बनाया था। देखिए बात करते हैं, हाँ, जयसा सिंह हड़ा ने कोटिया भील को हराकर कोटा पर अपना अधिकार किया था। देखिए आपको पता है कोटा का नाम कोटिया भील के नाम पर पड़ा था, और इसी को कोटिया भील को हराकर जयसा सिंह हड़ा ने कोटिया भील को हराकर कोटा पर अपना अधिकार किया। फिर कोटा को क्या कर दिया था, अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं, देखो इतिहास के बारे में चर्चा डाले हम, तो आप देखो यहाँ पे सर्वप्रथम शासक आता है यहाँ पे माधो सिंह
प्रथम के बारे में अगर बात करें हम, तो ये कोटा राज्य के संस्थापक भी कहलाते हैं। कोटा राज्य के संस्थापक भी कहलाते हैं। और कोटा प्रारंभ में बूंदी, पहले ये कोटा रियासत नहीं थी, लेकिन ये प्रारंभ में ये बूंदी रियासत का ही क्या थी भाई, भाग थी। आपको ये ध्यान रखना है, कोटा कौन सी रियासत का भाग थी भाई, बूंदी रियासत का। ठीक भाई। हाँ, जब आपके सामने माधो सिंह प्रथम आते हैं तो कोटा को बूंदी से अलग करते हैं। ठीक है। हाँ, देखो कब करते हैं, 1631 में। देखो ये 1631 में इसकी स्थापना कर देते हैं, इसका मतलब 1631 में बूंदी से अलग हो गया है। ईस्वी में बूंदी के जो राव हैं, बूंदी के जो राव रतन सिंह के जो पुत्र हैं, देखो बूंदी के जो शासक है राव रतन सिंह, इनके पुत्र है भाई माधो सिंह, को मुगल सम्राट जहांगीर ने शासक बनाया था। ठीक भाई, यहाँ का माधो सिंह को मुगल जो सम्राट था जहांगीर ने शासक शासक बनाया था यहाँ का। ठीक भाई। देखो देखिए भाई, जो बूंदी के जो शासक थे, ठीक है, राव रतन सिंह, इनके पुत्र आते हैं भाई माधो सिंह। तो यहाँ के जो मुगल शासक है जहांगीर, वो इसको कोटा का क्या बनाते हैं भाई, शासक बनाते हैं। यहीं से कोटा में चौहानों की हाड़ा शाखा की स्थापना होती है। यहीं से कोटा में चौहानों की हाड़ा शाखा, देखो चौहानों की देखो देखिए चौहानों की कौन सी शाखा, हाड़ा शाखा की यहाँ पे स्थापना होती है। हाड़ौती की शक्ति का केंद्र कौन बना है भाई, कोटा बना है। अगर देखा जाए तो हाड़ौती का ये शक्ति का केंद्र कोटा बना है। बात करते हैं तो ये माधो सिंह थे जिनको सम्राट मुगल सम्राट जहांगीर ने कोटा का शासक बनाया था इनको। अब बात करते हैं मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह के बारे में बात करें तो ये देखो 1658 ईस्वी में मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में शामिल हुए थे। ठीक है, मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में शामिल हुए थे। ठीक भाई। बात करते हैं राव किशोर सिंह, इन्होंने किशोर सागर तालाब और चांद खेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया था। देखो देखिए दो शासक आ गए यहाँ पे। बात करते हैं, देखो मुकुंद सिंह क्या इनके बाद में आते हैं भाई, मुकुंद सिंह आते हैं। तो ये 1658 में मुगलों का साथ देते हैं किसी युद्ध में, उत्तराधिकारी के युद्ध में ये साथ देते हैं। इनके बाद में आता है भाई राव किशोर सिंह। ये क्या करते हैं, इन्होंने किशोर सागर का तालाब का निर्माण करवाया कोटा के अंदर, एक चांद खेड़ी के जैन मंदिरों का क्या करवाया भाई, निर्माण करवाया। अगले शासक की बात करें तो है राम सिंह हाड़ा प्रथम। ये क्या करते हैं भाई, 1707 में जाजऊ के युद्ध में, देखो जाजऊ के युद्ध में आजम की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है भाई, आपको तो ये ध्यान रखना है, जब जाजऊ का युद्ध पढ़ेंगे तब डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन आपको तो ये ध्यान रखना है इनके शासकों के बारे में। जो कोटा का जो राम सिंह हाड़ा है, तो ये भाई 1707 में जाजऊ के युद्ध में भाग लेते हैं। ठीक भाई, और आजम की ओर ये लड़ते हैं। ठीक है, और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बात करते हैं भीम सिंह। देखो देखिए कोटा के अंदर ये है शासक भीम सिंह। 1713 में बूंदी पर ये आक्रमण करते हैं। देखो देखिए पहले ये बूंदी की रियासत थी, अब बूंदी पे तो हाल तो मुगलों का हो गया था। अब देखो देखिए 1713 में बूंदी पर ये आक्रमण करते हैं। राजकोष धुलधाणी व कड़का बिजली तोहफे छीनकर लाए थे वहां से। देखो देखिए, क्योंकि आपको पता है पहले कोटा कहाँ की रियासत थी, बूंदी की रियासत थी। तो वहां से ये भीम सिंह 1713 में बूंदी पर आक्रमण करते हैं और वहां से राजकोष धुलधाणी और कड़क बिजली तोपे छीनकर वहां से लेके आए थे। ठीक भाई, तो सवाल ये पूछा जाता है कोटा का वो कौन सा शासक है जिन्होंने बूंदी के ऊपर आक्रमण किया, तो वो थे भाई भीम सिंह कोटा के पहले शासक थे जिन्होंने 5,000 की मनसबदारी प्राप्त की और महाराव की इन्होंने उपाधि भी धारण की। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, भीम सिंह वो शासक है जिन्होंने कोटा का वो शासक है जिन्होंने बूंदी के ऊपर आक्रमण करते हैं। ठीक है भाई। हाँ, बूंदी के ऊपर आक्रमण करते हैं और वहां से 2 तोपें लेके आते हैं। एक तो राजकोष धुलधाणी और कड़क बिजली तोपे वहां से छीनकर लेके आते हैं। ठीक भाई, देखो देखिए
करते हैं अगले शासक के बारे में, महाराव दुर्जन साल। ठीक भाई, महाराव दुर्जन साल, इन्होंने हुड़ा सम्मेलन, आपको पता है हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था। हुड़ा सम्मेलन आपको पता है, ठीक भाई। हाँ, शाहपुरा के अंदर हुआ था, पढ़ा था हमने भाई, ये राजपूतों का सम्मेलन था। ठीक है। हाँ, बात करते हैं महाराव शस्त्रु साल प्रथम। शस्त्रु साल प्रथम की बात करें, इन्होंने 1761 में, ठीक है भाई, जयपुर के जो महाराज है सवाई माधव सिंह प्रथम को बंटवाड़ा के युद्ध जो 12 में इनको पराजित किया था। देखो देखिए, जो महाराव शस्त्रु साल प्रथम है, ये क्या करते हैं, जो 1761 में जो जयपुर के महाराजा है सवाई माधो सिंह प्रथम को ये बंटवाड़ा के युद्ध में, बंटवाड़ा का युद्ध जो 12 के अंदर होता है, वहां पे इनको पराजित करते हैं। आगे बात करते हैं महाराव उमेश सिंह, इन्होंने 1817 को अंग्रेजों से संधि की थी। आगे बात में जब संधि होगी है तो आगे देखते हैं। देखिए, महाराव राम सिंह द्वितीय, देखो पहले महाराव राम सिंह प्रथम आया था, अब द्वितीय आ गया। ठीक भाई, इन्होंने 1857 की क्रांति में जयदाल और मेहराब खां के नेतृत्व में जनता ने इनको कोटा के किले में नजरबंद कर दिया था, और इस क्रांति में राम सिंह द्वितीय की असफलता के कारण अंग्रेजों ने इनकी तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी थी। ठीक भाई, पहले देखो देखिए, हाँ पूछा जाता है भाई, अंग्रेज पहले तोपों की सलामी देते थे, 17 तोपों की सलामी देते थे, और इनके शासन काल में क्या करते हैं, 17 तोपों की जगह 13 तोपों से सलामी दी जाने लगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो। ये कब हुआ, किनके शासनकाल में हुआ, महाराव राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। ठीक भाई, क्योंकि 1857 की क्रांति में जयलाल और मेहराब खां के नेतृत्व में जनता ने इनको कोटा के किले में बंद कर दिया था, नजरबंद कर दिया था भाई साहेब रे। इस क्रांति में राम सिंह द्वितीय की असफलता के कारण अंग्रेजों ने इनकी तोपों की सलामी, ठीक भाई, हाँ 17 से घटाकर 13 कर दी थी। अब बात करते हैं महाराव उमेश सिंह द्वितीय, इन्होंने कोटा का शाहजहां कहा जाता है, कोटा का शाहजहां कहा जाता है। इनके समय वायसराय लॉर्ड कर्जन कोटा आए थे। ठीक भाई, बात करते हैं महाराव भीम सिंह, देखो पहले भी भीम सिंह आ चुके हैं, ये भी भीम सिंह है, ये महाराव भीम सिंह है। इनके समय कोटा का विलय, आपको पता है कोटा का विलय पूरी राजस्थान में 25 मार्च 1948 को हो जाता है। तो आप कह सकते हो महाराव भीम सिंह कोटा के अंतिम शासक थे। ठीक है भाई, हाँ सही आ रहा है क्या, ये रिफ्लेक्स कैसा क्या हो गया, एक सेकंड रुकोगे भाई। हाँ भाई, देखो जरा बात करते हैं। हाँ भाई, रिफ्लेक्स लाइट है ना ज्यादा हो रही है, चलो कोई ना, करवाएंगे भाई इसको भी। अब बात करते हैं, तो ये महाराव भीम सिंह कोटा के अंतिम शासक हैं। ठीक है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है, आपको स्थापना होती है 1939 में, और इसके संस्थापक कौन होते हैं, पंडित नयनुराम शर्मा और अभिनय हरि। ठीक भाई, जो ये पंडित नयनुराम शर्मा को हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति का जनक भी कहा जाता है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है भाई नयनुराम शर्मा। ठीक भाई, याद रखोगे। देखो देखिए, आगे बात करते हैं हम कोटा के बारे में। देखो भाई, बात करें आगे कला और संस्कृति के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको पता है अभेड़ा महल कोटा के अंदर स्थित है। पहले बात तो है अभेड़ा महल का पे स्थित है कोटा के अंदर। यहाँ पे बधाना माता का मंदिर भी है, जो कोटा राजवंश की क्या है भाई, कुल देवी है। इंपोर्टेंट ध्यान रखोगे, बधाना माता है जो कोटा राजवंश की कुल देवी है। मुठ और जादू टोने से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज यहाँ पे होता है। ठीक भाई, हाँ बात करते हैं, यहाँ पे आपको पता है दशहरा मेला भी बढ़ता है। ये मेला आश्विन शुक्ल एकादशी, ठीक भाई, 10वीं को, ठीक है, आषाढ़ में 10वीं को लगता है। और इस दिन शस्त्रों का पूजन किया जाता है, और समी वृक्ष का पूजन किया जाता है, और
लीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। देखो देखिए बात करते हैं और यहाँ पे कर्णसुआ शिव मंदिर भी यहाँ पे स्थापित है और यहाँ पे 4 चोमू का शिवालय यहाँ पे भी स्थित है। और खड़े खड़े गणेश जी, देखो बैठे गणेश जी तो देखा होगा, लेकिन खड़े गणेश जी का मंदिर यहाँ पे है। और ये गेपरनाथ का शिवालय यहाँ पे भी स्थापित है। और यहाँ पे बड़े देवता की हवेली भी यहाँ पे स्थित है। ये सभी कहाँ पे है भाई? कोटा के अंदर स्थापित है। देखो देखिए बुड्ढादीत का सूर्य मंदिर के बारे में अगर बात करें तो ये मंदिर पंचायतन शैली से बना हुआ है। ठीक भाई, ये पंचायत टाइप में बना हुआ है, पंचायतन शैली से बना हुआ है बुड्ढादीत का सूर्य मंदिर जो कोटा के अंदर है। और कर्णसभा का लेख, देखो इंपॉर्टेंट है, कर्णसभा का लेख, कर्णसभा का लेख कोटा में है। इस शिलालेख से मौर्य वंशीय राजा धवल का यहाँ पे वर्णन मिलता है। जो मौर्य वंश के जो राजा है धवल है, इसका वर्णन इस शिलालेख में मिलता है कर्णसभा का लेख के अंदर। देखो सारबाग की छतरी यहाँ पे स्थित है और जुमिग हैंगिंग ब्रिज कोटा में स्थित है। देखो सांगोद की बात करें, आपको पता है सांगोद तहसील है, यह एक नहान उत्सव के लिए ये प्रसिद्ध है। हमने पढ़ा था ना सांगोद तहसील के अंदर, ये यहाँ पे एक नहान उत्सव होता है। ठीक भाई, बिना रंग का पढ़ा था हमने, बिना पानी का, बिना गुलाब का। ठीक बा, वो सांगोद तहसील के अंदर मनाया जाता है। देखो देखिए बात करते हैं सेवन वंडर पार्क। देखो एक तो अजमेर के अंदर भी है सेवन वंडर पार्क, तो यहाँ पे देखो किशोर सागर झील के किनारे। देखो देखिए वो तो अजमेर वाला तो आपको पता है अन्ना सागर झील के किनारे है, लेकिन कोटा वाला किशोर सागर झील के किनारे पे है। तो यहाँ पे विश्व के 7 अजूबे हैं। अजमेर वाले में भी विश्व के 7 अजूबे हैं। ठीक भाई, यहाँ पे है। बात करते हैं सत्तर विलास या किशोर सागर एवं जग मंदिर। ये आपको पता है कोटा महाराव दुर्जन साल सिंह की महारानी और उदयपुर की राजकुमारी बरज कंवर ने कोटा शहर के मध्य स्थित कंत्रिम जलाशय किशोर सागर और जग मंदिर का निर्माण 1743 से 45 के मध्य करवाया। तो ये रखना है किशोर सागर और जग मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोटा के अंदर है। ठीक भाई, हाँ। बात करते हैं जगमोहन महल। आपको पता है जगमोहन महल कोटा के अंदर है। कोटा चित्रशैली की बात करें तो इस चित्रशैली के को शिकार शैली भी कहा जाता है। देखो देखिए कौन से जिले की चित्रशैली को शिकार शैली कहा जाता है? कोटा चित्रशैली को। इस चित्रशैली में रानियों का शिकार करते हुए, देखो रानियों का शिकार करते हुए दिखाया जाता है। भाई कोई तो रानियों को किडनैप करते हैं, यहाँ पे शिकार ही करते हैं भाई। ठीक है भाई, देखो देखिए आगे चलते हैं हम। देखो अगर भूगोल देखें तो आपको पता है ये राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, यहाँ पे राज्य में सर्वाधिक महिला वैसे तो आपको पता है साक्षर वाला जिला है, लेकिन सर्वाधिक महिला साक्षरता दर यहाँ पे है 65.9% कोटा जिले की है। पुरुष साक्षरता में झुंझुनू के बाद कोटा दूसरे नंबर पर आता है। देखो महिला में तो कोटा, महिला साक्षरता दर में तो कोटा सबसे पहले आता है, लेकिन पुरुषों में पहले झुंझुनू आता है फिर कोटा आता है। देखो पुरुष साक्षरता दर कितनी है इसकी? 86.3। सितंबर 2010 में कोटा को यूनेस्को द्वारा इंडियन हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। 2010 में किया गया। ठीक है भाई। पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, पड़ोसी जिले हैं चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर। ठीक है, हाँ। बात करते हैं नदियों के बारे में। बात करें अगर नदियों के बारे में, हाँ भाई हम पढ़ रहे थे ना भाई, ये कोटा सवाई माधोपुर के साथ भी बनाता है। ठीक भाई, ये तो भूल गए, सवाई माधोपुर के साथ भी बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये नोट कर लेना। देखो देखिए बात करते हैं, बात करें अगर चंबल नदी। आपको पता है यहाँ पे कोटा के अंदर सबसे ज्यादा फेमस नदी है चंबल नदी है, जिसको हम चमरणवती एवं कामधेनु भी कहते हैं। देखो का उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। आपको पता है इसका
उद्गम होता है, वो चंबल नदी जिसको हमने चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पढ़ा था, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा, ठीक है भाई, बॉर्डर बनाती है। देखो ये, हाँ देखो यहाँ पे आई गया, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। अंत में ये उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। देखो चंबल नदी है, यहाँ पे काली सिंध का संगम स्थल। देखो चंबल और काली सिंध दो नदियां हैं। चंबल और काली सिंध का जो दो नदियां हैं, ये दोनों की दोनों, चंबल और काली सिंध नदी का संगम स्थल की बात करें तो वो कोटा के नौरेरा के अंदर स्थापित है। और चंबल और पार्वती का संगम स्थल की बात करें तो आपको पता है सवाई माधोपुर के पाल गांव में स्थित है। चंबल और बनास, देखो आपको पता है चंबल की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो चंबल और काली सिंधी की दोनों कहाँ पे मिलती है, कोनेरा कोटा के अंदर। चंबल और पार्वती कहाँ पे मिलती है, पाल गांव में सवाई माधोपुर के अंदर। और चंबल और बनास नदी ये कहाँ पे मिलती है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक भाई, हाँ बात करते हैं चंबल नदी वाटर सफारी हेतु प्रसिद्ध है। चंबल नदी वाटर सफारी सफारी हेतु प्रसिद्ध है। चूलिया जल प्रपात, देखो ये इंपॉर्टेंट है, चूलिया जल प्रपात हमने पढ़ा था, ये भैंसरोडगढ़ के निकट स्थित है। ठीक है भाई, हाँ ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर है, जो चंबल नदी पर बना हुआ है। हमने पढ़ा था भाई, चित्तौड़गढ़ जिला पढ़ा था, तब भी पढ़ा था चूलिया जलप्रपात, ये भैंसरोडगढ़ के निकट स्थित है। और ये आपके सामने बात करते हैं आगे। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर का, ध्यान रखना है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है, ये भैंसरोडगढ़ के अंदर है, निकट है भाई, ठीक है, हाँ चित्तौड़गढ़ में। देखो देखिए बात करते हैं आगे, बात करते हैं वन्य जीव की बात करें तो यहाँ पे चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान है। चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, जो चंबल नदी पर स्थित देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। देश का अगर सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य पूछा जाए, ठीक है भाई, वो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। ठीक भाई, यह राज्य का एकमात्र नदीय अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य को घड़ियालों का संसार भी कहते हैं। और यह मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए, ठीक भाई, घड़ियाल ये चंबल राष्ट्रीय उद्यान। हेलो, हाँ भाई, ठीक है, आवाज आ रही है ना, हाँ भाई, तो ये घड़ियालों के लिए भी प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम तो देखो देखिए, ये कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ जिले में, कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये उद्यान 3 जिलों में, ये 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान, ठीक भाई, नेशनल पार्क का इसको दर्जा मिला था। अप्रैल 2013 में यहाँ तीसरे टाइगर रिजर्व की शुरुआत भी की गई। देखो देखिए बात करते हैं जवाहर सागर अभ्यारण्य। ये कोटा, देखो ये अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिलों में स्थापित है। 3 जिलों में ये फैला हुआ है। वर्ष 1975 में स्थापित यह राज्य में घड़ियालों की दूसरी बड़ी शरण स्थली है। पहली तो वो होगी चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी योगी। कोटा जंतुआलय की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1954 में। यह राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुआलय है। ठीक है भाई, हाँ। दर्रा वन्य जीव की अभ्यारण्य की बात करें तो यह अभ्यारण्य हीरामनी, देखो देखिए हीरामनी तोतो, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य हमने पढ़ा था। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क ये कोटा के अंदर स्थित है। भाई ये इसका भूगोल हुआ है, ठीक है, नोट कर लिया जाए। देखो बात करें आगे हम बांध के बारे में बात करें तो यहाँ पे बांध है कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध। इस बांध में केवल सिंचाई की जाती, इस बांध से केवल सिंचाई की जाती है। और ये कैचमेंट इस एरिया के आधार पर सबसे बड़ा बांध है। कैचमेंट एरिया के आधार पर अगर राजस्थान का पूछा जाए तो वह सबसे बड़ा बांध है। जवाहर सागर बांध की बात करें तो ये गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध के अतिरिक्त जल को एकत्रित करता है। बात करते हैं हम
नवनेरा विराजमान, ये कोटा में कालिंकी काली सिंध नदी पर बना है। हमने पढ़ा था ना, कोटा के अंदर दो नदियां का संगम होता है, काली सिंधी, ठीक भाई, या चंबल नदी। परियोजना की बात करें तो यहाँ पे सावन भादो परियोजना है, इंपॉर्टेंट है भाई। और यहाँ पे लकली और हरिश्चंद्र परियोजना भी कोटा के अंदर, ठीक भाई। हाँ, जल परियोजना। प्रमुख उद्यान की बात करें तो यहाँ पे सार बाग भी है। इस उद्यान में कोटा के हाड़ा शासकों की छत्रियां भी बनी हुई है। हमने पढ़ा था कोटा के अंदर हाड़ा शासक है, तो उनकी छत्रियां कहाँ पे बनी है? सार बाग के अंदर। चंबल उद्यान की बात करें तो ये उद्यान चंबल नदी के तट पर प्राकृतिक रूप से विकसित उद्यान है। सरप उद्यान है, सरप कोटा के अंदर सरप उद्यान भी स्थित है। और देखो उमेदगंज, उमेदगंज कंजर्वेशन जोन, ये कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। आगे बात सुन में, देखो भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओ, अब ठीक हो गया। तो जरा बात करते हैं, रानपुर राज्य का प्रथम एग्रो फूड पार्क है। रानपुर की बात करें तो यहाँ पे राज्य का प्रथम एग्रो फूड पार्क स्थापित है। और कोटा रियासत ने सर्वप्रथम दास प्रथा पर 1832 के अंदर रोक लगाई थी, ठीक भाई, दास प्रथा के अंदर। रामगंज मंडी की बात करें, देखो इंपॉर्टेंट है, रामगंज मंडी राजस्थान में दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित किया गया है। यहाँ पे राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित किया गया है। देखो देखिए, देव तो बात करते हैं देवड़ा, देवड़ावास कोटा के बारे में बात करें तो यहाँ पे अमरूद सेंटर ऑफ एक्सी, ठीक भाई, एक्सीले यहाँ पे स्थापित है। सनाता की कोटा के सनाता की बात करें तो ये नींबू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे है, ठीक भाई, इसके लिए फेमस है। पहला बोन बैंक, देखो बात करें इंपॉर्टेंट है, पहला बोन बैंक ये कोटा में स्थापित हुआ है। बालिका फुटबॉल अकादमी ये भी कोटा के अंदर है, ठीक है भाई। ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है। और कोटा डोरिया, आपको पता है हमने पढ़ा था साड़िया, कोटा डोरिया हस्तकला को जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक भाई। हाँ, कोटा डोरिया हस्तकला को जीआई टैग भी मिला हुआ है। सोयाबीन शोध संस्थान ये कोटा के बोरखेड़ा के अंदर स्थित है। और कोकानी और कनसवा सभ्यता, देखो ये प्राचीन सभ्यता, आपको पता है कोटा एक हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है भाई, ठीक है, ठीक भाई। ये कोकानी और कनसवा सभ्यता यहाँ पे कोटा के अंदर स्थापित है। बात कर रहे हैं नौकायान अकादमी कोटा के अंदर स्थित है। राज्य की प्रथम टेली मेडिसिन सेंटर, ठीक भाई, राज्य की प्रथम टेलीमेडिसिन सेंटर की बात करें तो वो कोटा के कैथून में स्थित है। आपको पता है दशहरा मेला कोटा के अंदर पड़ता है। राज्य की धनिया मंडी, राज्य की राजस्थान की जो धनिया मंडी की बात करें तो ये आपको पता है रामगंज, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसकी, ठीक भाई। हाँ, राज्य की प्रथम लोक अदालत, राज्य की प्रथम लोक अदालत वह कहाँ पे है? कोटा में है, और जो 1975 के अंदर स्थापित की गई है। देखो बात करते हैं, हाँ, तिपटिया कोटा के बारे में बात करें तो यहाँ से 37,000 साल पुराने यहाँ पे चित्र आपको प्राप्त मिले हैं। और देखो देखिए, और सभ्यता की बात करें हैं तो यहाँ पे है आलनिया सभ्यता, आलनिया सभ्यता कोटा, यह है प्रोगैतिक काल की चित्रशैली की खोज की गई है। यहाँ पे जगत नारायण श्रीवास्तव द्वारा की गई है, ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, आलनिया जो सभ्यता है, देखो यहाँ पे ये प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रशैली है यहाँ पे प्राप्त है। और इसकी खोज किसने की है? जगत नारायण श्रीवास्तव ने की है। देखो देखिए, हम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना यहाँ पे 1964 में कोटा के अंदर की है। प्रमुख व्यक्ति की बात करें, देखो ओम बिरला, ओम बिरला है यहाँ के जो बलराम जाखड़ के बाद लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले राजस्थान के दूसरे सांसद हैं। अगर बात की जाए तो देखो देखिए, पहले राजस्थान के पहले सांसद कौन है? बलराम जाखड़ है। और इनके बाद में लोकसभा अध्यक्ष है ना, लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। हाँ, राजस्थान के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भाई? बलराम जाखड़। दूसरे नंबर पर बनने वाले कौन है? ओम बिरला है। इनका संबंध कोटा से है, देखा होगा आपने अभी। हाँ, नंग नगेंद्र बाला जो राज्य की प्रथम महिला है, जिला प्रमुख है। राज्य की प्रथम जिला प्रमुख की बात करें तो वह है नगेंद्र बाला। इसका संबंध कहां से है भाई? कोटा से। कोटा जिले में गड्डेपाल में कुमार मंगलम बिरला का चंबल फर्टिलाइजर प्लांट भी स्थापित है, जो निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा खाद का कारखाना स्थापित है, जो कोटा के अंदर है। कोटा जिले में खड़ेपाल में कुमार मंगलम बिरला का चंबल फर्टिलाइजर प्लांट है, निजी क्षेत्र है, तो ये देश का सबसे बड़ा कारखाना भी है। श्री राम फर्टिलाइजर ये कहाँ पे है भाई? कोटा के अंदर स्थापित है। ठीक भाई, तो आपने देखा है ये कोटा जिले का क्या है भाई? संपूर्ण जिला दर्शन है, जिसमें हमने प्रमुख व्यक्तियों की बात की है, इतिहास काल की बात की है। भाई जितना इतिहास काल होगा उतना ही बता पाऊंगा ना भाई। हाँ, तो आप भाई क्लास को लाइक और शेयर करके जाइए। ठीक है भाई, सभी से दरख्वास्त रहेगी। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय। ठीक भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।